तो क्लास 12 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। और चैप्टर है हमारा थ्री डी यानी कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पे हम काम करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा वेक्टर्स पर बेस्ड है, इसलिए वेक्टर चैप्टर सभी बच्चों को सही से आना चाहिए ताकि इस चैप्टर को भी आप इजीली समझ पाएँ। लेकिन जो पहला हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो दो टॉपिक्स पर बेस्ड है, डायरेक्शन कोसाइन और दूसरा टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। तो एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स को आज समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि जो चैप्टर है वो इन्हीं दो टॉपिक्स पर ही बेस्ड है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखिए उसको साथ साथ में। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the angles which a vector OP vector which a vector OP vector makes with the positive direction of directions of the coordinate axis OX, OY and OZ respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines of OP vector and are generally denoted by letters L, M and N। देखिए, अगर आप इस सारी लाइंस को पढ़ें तो कहता है कि अगर हम कोई भी एक ओपी वेक्टर लेते हैं, 3D एक्सिस पर हम काम करेंगे, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस रहेंगे। तो ये जो ओपी वेक्टर होगा ये तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाएगा, जैसे ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा, जिसको ओ एक्स कहा गया है एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा ओ वाई के साथ बनेगा बीटा एंगल होगा, और जेड एक्सिस के साथ मतलब ओ जेड के साथ जो एंगल बनेगा वो गामा होगा। तो फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो बनेंगे उसी को हम ओपी वेक्टर का क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इनको कोसाइन तभी नाम दिया क्योंकि इसमें कॉस आपको लेना होता है, और इनको हम डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। तो डायरेक्शन कोसाइंस का सिंबल क्या होता है, एल, एम और एन, ये ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहले कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से 3D एक्सिस बनाएं, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा हाँ जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई ओपी वेक्टर बना दिया, ये देखिए, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। तो ये जो ओपी वेक्टर होगा ये तीनों एक्सिस के साथ तीन एंगल बनाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल होगा आपका अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो होगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये होगा गामा। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव ही जेड एक्सिस। तो अल्फा बीटा गामा, अगर ये तीन एंगल, ये ओपी वेक्टर इन तीनों एक्सिस के साथ बनाता है, तो अगर हमें ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं तो एल का वैल्यू जो होगा, जो पहला डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो कॉस अल्फा के बराबर होगा, दूसरा जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो कॉस बीटा के बराबर होगा, और तीसरा जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा कहाँ से आएंगे, ये वो एंगल होंगे जो आपके इस वेक्टर ने, ओपी वेक्टर ने
तीनों एक्सिस के साथ बनाए होंगे, और उससे फिर हमारे को वैल्यू मिल जाएगी कॉस अल्फा। जैसे मान लो आपको अल्फा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपको बीटा और गामा भी पता होंगे, तो आप इजिली तीनों डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? हाँ भी बच्चे बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइंस आर known as LMN, which are equals to the angles cos alpha, cos beta, cos gamma, where alpha, beta, gamma are the angles made by your vector with x-axis, y-axis and z-axis। ठीक है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको समझाते हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट ये लेंगे सभी बच्चे। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा। अब ये दूसरा ले लेंगे, जिसमें डायग्राम कवर हो जाएगा आपका, और एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो भी कवर हो जाएगी। अब इनके साथ जुड़ी हुई कुछ थ्योरम्स हैं, या कह लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए उनको समझते हैं। तो क्या क्या थ्योरम्स हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं, जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात, आप पहले मैं सारी थ्योरम्स लिख दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको उनके प्रूफ भी बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि P हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई एंड जेड, बी आ पॉइंट इन स्पेस। तो ये स्पेस में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, सच दैट कि इस का जो वेक्टर बनेगा, अब यहाँ पे अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊंगा इस पी पॉइंट का, तो वो ओपी वेक्टर है, और जिसको मैं आर वेक्टर नाम दे दूंगा। तो आर वेक्टर जो है वो ओपी वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो सच दैट कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर हैज डायरेक्शन कोसाइन। इस ओपी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो है एल, एम और एन। तो इन एल एम एन के बीच में और आर वेक्टर के बीच में काफी सारे रिलेशंस होते हैं। तो वही रिलेशन जो है मैं आपको वन बाय वन लिख रहा हूं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो क्या है कि जो एल को अगर हम आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, फिर हम एन को भी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, और फिर हम एन को भी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मिल जाएगा किसका, आर वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ओ वाई मतलब जेड वाई एक्सिस, और ओ जेड मतलब जेड एक्सिस। तो आपको याद होगा मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ओ एक्स निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा L मल्टीप्लाई बाय आर का मैग्नीट्यूड। अगर हम उसी आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ओ वाई यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा m इंटू आर का मैग्नीट्यूड। और इसी तरह से z के ऊपर निकालना चाहते हैं जेड एक्सिस पर, तो होगा n इंटू आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आर वेक्टर को, अगर हम वेक्टर को इसको पी पॉइंट को अगर ओपी वेक्टर को डिनोट करता है, तो आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा एक्स आई कैप वाई जे के जेड के कैप। याद होगा ना, ऐसे तो लिखते थे, अगर पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो यही होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो इन एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, तो उसका फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू होगा L इंटू आर का मैग्नीट्यूड, जो कि प्रोजेक्शन है। जो भी प्रोजेक्शन आपके आर वेक्टर का ओ एक्स के ऊपर आएगा वो ही x का पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी L इंटू m इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और z की वैल्यू हो जाएगी n इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो प्रोजेक्शन आपके x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर आएंगे इस फॉर्मूले से, वही एक्स वाई जेड की वैल्यूज बन जाएगी। तीसरा फॉर्मूला जो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आर वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप तो होता ही है,
लेकिन इसको अगर मैं एलएमएन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो आप इस वेक्टर में जाइए और एक्स वाई जेड की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, एल आर का मैग्नीट्यूड, एम आर का मैग्नीट्यूड और एन आर का मैग्नीट्यूड। तो फिर आपका ये फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा, तो सब में आर मैग्नीट्यूड तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ मिलेगा आपको क्या, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप मिलेगा ना। अगर आप इसको एक्स वाई जेड जगह रख दो, जो ऊपर आर वेक्टर है हमारा ये, इस पे रख दो उसको। और एंड साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, आर का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में हमें क्या करना होगा, इस आर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो आर का मैग्नीट्यूड से आर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो उसका यूनिट वेक्टर खाली क्या बन जाएगा फिर, एल आई कैप, एम जे कैप और एन जे कैप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का जो आंसर होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि अगर हम यही फॉर्मूला साइन स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ऐसे सोचो, इसकी जगह पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो फिर यही फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा के लिए क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर 2 हो जाता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में लिखोगे तो इक्वल टू 1 रहेगा और साइन के टर्म्स में लिखोगे तो 2 रहेगा। तो ये जो आपको 5 चीजें अब नजर आ रही है, इनके मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज जो है अभी थ्योरम जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फिर ये एक्स वाई जेड की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी वैल्यू कैसे आएगी, और आर वेक्टर किसके बराबर होता है, और एल एम एन में क्या रिलेशन होता है। एल एम एन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है सर, तो अब इनको पहले स्क्रीनशॉट दीजिए इनका, फिर मैं इनके प्रूफ आपको दिखाऊंगा। लिख लिया आपने यहाँ पर? हाँ बच्चे, अब दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। जल्दी लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्या कैसे इनको प्रूफ किया जा सकता है।
तो आइए सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा प्रूफ था प्रोजेक्शन वाला, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये था कि अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर निकालें तो उसका फॉर्मूला था एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो ये कैसे आया देखिए। तो अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस लेता हूं, तो आपको याद होगा कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर लेना होता है तो ए वेक्टर को डॉट लेना होता है बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। अगर आपको याद हो, वेक्टर चैप्टर में ये बताया गया था। तो उसके हिसाब से अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस लेना चाहता हूं तो मुझे आर वेक्टर का डॉट लेना पड़ेगा आई कैप के साथ, क्योंकि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इसलिए आर वेक्टर का डॉट लेंगे आई कैप के साथ। अब किसी भी वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आर का मैग्नीट्यूड फिर इंटू में आई का मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एंगल। तो आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल था वो अल्फा था, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है। अब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो उसके हिसाब से अब ये फॉर्मूला आपको कैसा दिखाई देगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगा, देखिए क्या, आई मतलब प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारा बन जाएगा, देखिए कैसे। देखो कॉस अल्फा की जगह पर हम एल लिख सकते हैं क्योंकि एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो फॉर्मूला बन गया एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो आपने देखा था यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ऊपर कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एल किसके बराबर होता है कॉस अल्फा और आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 1 के। तो जिस तरह से मैंने प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस निकाला है तो वैसे ही आप प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि जब वाई एक्सिस पे काम करोगे तो यहाँ पर जे कैप आएगा और एंगल चेंज होकर कॉस गामा हो जाएगा, सॉरी बीटा हो जाएगा। जब आप यही काम जेड एक्सिस आप करोगे तो यहाँ के कैप आएगा और एंगल चेंज होकर कॉस गामा हो जाएगा। तो बाकी प्रूफ भी वैसे हो सकते हैं इजीली, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिमिलरली हम बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस चाहिए होगा तो उसका आंसर हो जाएगा m इंटू आर का मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से ही अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस चाहिए होगा तो उसका आंसर हो जाएगा n इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं और पहली जो मैंने बात लिखवाई थी थ्योरम उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। हाँ भी बच्चे, फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया सबको कि प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेकंड प्रूफ पर आते हैं। चलिए, तो अब सेकंड प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि जो x की वैल्यू होगी वो इसी के इक्वल होगी एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड। आप देख सकते हैं मैंने लिखवा रखा है सेकंड प्रूफ क्या था। तो सेकंड प्रूफ को कैसे लाना होगा कि हमने देखा है कि x किसके बराबर है एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड, ऐसी y किसके बराबर है m इंटू आर का मैग्नीट्यूड और z किसके बराबर है n इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो इसी को हम L इंटू आर का जो मैग्नीट्यूड है ये प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस निकालना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला होगा आर वेक्टर का डॉट लेना होगा आई कैप के साथ, और आर वेक्टर को अगर हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखें तो वो बन जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और इसका डॉट हमें लेना होगा आई कैप के साथ। तो इसका डॉट अगर आप आई कैप के साथ दोगे तो इसका आंसर सिंपली एक्स आएगा, क्योंकि बाकी डॉट तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जे डॉट आई भी जीरो होता है, के डॉट आई भी जीरो होता है। और प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स के बराबर भी आ गई और प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस की वैल्यू एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड भी होती है।
तो सो इससे साबित होता है कि x की वैल्यू r इंटू आर के मैग्नीट्यूड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे ही y की वैल्यू m इंटू आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी और z की वैल्यू n इंटू आर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम वेक्टर लिखते हैं आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है। चलिए बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका सेकंड प्रूफ है, समझ में आ गया होगा, इजी है। तो इसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रूफ है वो तो काफ़ी इजी है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि जो आर वेक्टर की वैल्यू थी वो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर है। तो बट लेकिन अभी हमने प्रूफ किया कि एक्स किसके इक्वल होता है, एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड, वाई किसके इक्वल होता है, एम इंटू आर का मैग्नीट्यूड, और जेड किसके इक्वल होता है, एन इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो उसके हिसाब से फिर आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू आर का मैग्नीट्यूड आई कैप, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पर, तो एम इंटू आर का मैग्नीट्यूड जे कैप और एन इंटू आर का मैग्नीट्यूड के कैप। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड। तो आंसर हो जाएगा एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर में हमें इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो जैसे हम आर, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे आप, तो फिर आर मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर सिंपली एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये भी दो फॉर्मूले सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है एल एम एन की फॉर्म में कैसे लिखी जाती है और उसका यूनिट वेक्टर भी कैसे लिखा जाता है। इसको लिखिए, फिर उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। और फिर फोर्थ जो थ्योरम थी, जो मेन फॉर्मूला था कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, उसको प्रूफ करते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट प्रूफ देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमने अभी देखा कि जो ओपी वेक्टर होता है उसकी आर मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ओपी की जो लेंथ होगी वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे आएगा, तो अगर हमारा जो आर वेक्टर था वो क्या था, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये हमारा आर वेक्टर है। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो आर वेक्टर की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है उसको पुट कर देंगे। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो हमने निकाली थी अभी, तो उसकी वैल्यू होगी एल आर का मैग्नीट्यूड, यही थी ना, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं इधर से आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आर का मैग्नीट्यूड दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली इसका जो थ्योरम नंबर 4 था कि एल स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू सम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, आप उसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं।
तो सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपका लास्ट प्रूफ था। और इसमें फिर वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लेके हर कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो लास्ट जो मैंने लिखा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है, तो वो भी आप वहां से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला तो यही है और ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है। जब भी हमें एल एम एन में से 2 पता होंगे, तीसरा हमें निकालना होगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस एक तरीके के एंगल्स होते हैं और जो अल्फा बीटा गामा से निकाले जाते हैं। और ये हमारा वेक्टर 3 एक्सिस के साथ बनाता है, बस यही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पर एंगल का ही कॉन्सेप्ट है। अब फटाफट डायरेक्शन रेशियोज को भी समझ लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। हाँ भाई बच्चे, सभी बच्चों को डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर हो गए। जो 5 बातें मैंने ऊपर लिखी थी सभी के प्रूफ भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये पांचों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि उनको आप इस चैप्टर में यूज भी कर सकें। और इनके जो प्रूफ थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हमने नाम दिया है डायरेक्शन रेशियो। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए सभी बच्चे, डायरेक्शन रेशियो। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट फॉर्म में ना DCS लिखा जाता है इसको, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम शॉर्ट फॉर्म में DRS ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट किया जाता है, 3 सिंबल्स इसके लिए भी हैं, A, B और C। तो जैसे LMN हम यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, तो वैसे डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम 3 सिंबल यूज करेंगे, लेटर्स ABC, ठीक है। अब ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स। ये एक तरह के 3 नंबर्स होते हैं बस, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स which are proportional to direction cosine of given vector। किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, जो भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ये ऐसे 3 नंबर होंगे जो उनके क्या चलेंगे, प्रोपोर्शनल में चलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो से होता है। थोड़ा समझाते हैं इस बात को कि मतलब जो ए की वैल्यू होगी, जो ए का वैल्यू आपके पास होगा, वो एल एम और एन में इनके बीच में रेशियो होगा। जैसे कि अगर आप एल को ए से डिवाइड करोगे, फिर एम को बी से और एन को सी से, तो आपका एक सभी तरफ से सेम आंसर आएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल में है। तो एबीसी एक 3 नंबर होंगे जो एल एम एन के क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल में रहेंगे। मतलब उनके बीच का जब भी आप रेशियो लोगे तो ऑलवेज इट गिव्स यू कांस्टेंट वैल्यू, जैसे लैम्डा जिसको हमने यहाँ पे ले रखा है। तो बस इसका कुछ सिंपल सा रूल यही है कि 3 नंबर होते हैं हमेशा जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल में चलते हैं, बस यही इन 3 नंबर का यूज है। अभी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे लिए कितने काम के हैं वो तो हमें आने वाले टॉपिक्स में पता लगेगा, पर इनकी डेफिनेशन तो यही है कि दीज आर द 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहाँ से एल की वैल्यू ए लैम्डा आ जाएगी, यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी लैम्डा, और यहाँ से अगर आप सी की वैल्यू एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी सी लैम्डा। तो अब हम एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम एबीसी की मदद से एलएमएन निकाल सकें। मान लीजिए किसी वेक्टर के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो उससे अगर हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं वो ये फॉर्मूला है कि किसी भी वेक्टर के अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उससे हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे फाइंड करेंगे।
अब यहाँ पे कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन का सेट तो एक ही होगा, मतलब एलिमेंट का जो वैल्यू आता है एक ही सेट बनेगा उसका, लेकिन उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इन्फिनाइट हो सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी प्रोपोर्शनल में उनको ले सकते हैं। जैसे एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर किसी भी वेक्टर के एल की जो वैल्यू है वो आपके पास मान लीजिए 2 है, एम आपके लिए -1 आ गया, एन आपका मान लीजिए 1/2 आ गया, तो मैंने कहा कि इसके एबीसी क्या होंगे। तो आपको मैंने बोला ना, किसी भी नंबर से आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको प्रोपोर्शनल में लाना है बस आपको, तो आप किसी भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। अब मैंने सभी को 2 से इंटू कर देता हूँ, तो फिर ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने कैसे निकाला, मैंने इन सभी को 2 से इंटू कर दिया। अब आप एक और सेट बना सकते हैं अगर आप इसको 3 से इंटू कर दें, आप एक और सेट बना सकते हैं अगर आप उनको 4 से इंटू कर दें। तो डायरेक्शन रेशियोज आप जितने चाहे मर्जी बना सकते हैं, लेकिन उस वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते बार बार। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें कि अ वेक्टर हैज ओनली वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, बट इट हैज इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एबीसी की मदद से हम एल एम एन कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने एल एम और एन के लिए निकाल लिए, अब मुझे लैम्डा चाहिए, बस लैम्डा आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा कि मुझे एल एम एन के बीच में एक फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कितना होता है, 1। तो उसके हिसाब से हो जाएगा ए स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर, बी स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर और सी स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लूंगा तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू 1 अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो प्लस माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हो जाएगी। और ये वैल्यू अगर लैम्डा की मैं यहाँ पे रख दूंगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि एल किसके बराबर है, ए लैम्डा के बराबर है। तो वहाँ पे हर वैल्यू पे जाइए और लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। तो फिर आप बताइए एल कितना होगा, तो एल हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ऐसे ही आपका एम हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और ऐसे ही आपका एन हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से आपको अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको यूज करना है प्लस माइनस ए अपॉन में, बट एट ए टाइम आप एक ही सेट निकालोगे, क्योंकि एलिमेंट का कोई एक सेट यूज होगा, या प्लस वाला यूज होगा या माइनस वाला। तो आप आइदर या प्लस वाला निकाल लो या फिर माइनस वाला निकाल लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ प्लस ले ले कुछ माइनस ले ले, गलत हो जाएगा, या सारे पॉजिटिव लो या सारे नेगेटिव लो, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे यहाँ से। ये तो पहला हो जाएगा। चलिए पहला लिख लिया सबने, और ये फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ढंग से नोटिस करें तो ये जो अंडर रूट में नीचे आपको जो वैल्यू दिख रही है, अगर देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो वैल्यू दिख रही है, ये कहीं ना कहीं अगर हम कोई वेक्टर, देखो क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आते कैसे हैं। तो किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो सिंपली उसके आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप सिंपली आई जे के कंपोनेंट्स निकाल लोगे तो वो उसके
डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है आर वेक्टर, और मैंने आपको दिया है 3i-4j+5k। तो ये जो आपके 3, -4 और 5 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b हो जाएगा -4 और c कितना हो जाएगा 5। तो सिंपली आप उस वेक्टर के बस क्या ले लीजिए, i j के कंपोनेंट्स के वैल्यू ले लीजिए। जो i j के कंपोनेंट्स की जो भी वैल्यू होगी उस वेक्टर की, उस वेक्टर के वो बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो जैसे i का कंपोनेंट यहाँ 3 है, j का कंपोनेंट -4 है और ak का कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे 5 है, तो वही आपके abc कहलाएंगे यहाँ पे। तो सिंपली डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ गए वेक्टर के, और फिर इसे आप यहाँ फॉर्मूले में डाल दीजिए ऊपर वाले में, तो आपके पास उसी वेक्टर के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखिए कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से आते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस उस वेक्टर के सारे स्केलर कंपोनेंट उठा लो और उनको आप यूज करके सीधा एबीसी ले सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन जो रेशियोज होता है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अब एक ये लास्ट फॉर्मूला और देख लें सभी बच्चे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, ये वाला, कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं। अब लास्ट चीज ये देख लीजिए कि अगर हमें किसी भी डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, जैसे मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, ये ए बी है, अब इसका पॉइंट है x1 y1 z1, और इसका पॉइंट हमने ले लिया x2 y2 और z2। तो अगर हमें इस ए बी वैक्टर के डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो ए की जो वैल्यू होगी वो x2 - x1 से आएगी, जो बी की वैल्यू होगी वो y2 - y1 से आएगी, और जो सी की वैल्यू होगी वो z2 - z1 से आएगी। जब यहाँ से ए बी सी आ जाएगा, तो फिर ए बी वैक्टर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। ठीक है, तो ये एबीसी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और आपने देखा होगा पहले भी हम 2 पॉइंट फॉर्म से जब वेक्टर निकालते थे तो उसका फॉर्मूला भी यही होता था। अगर आप ए की जगह पे x2 - x1 लिख दो, क्योंकि ए बी वेक्टर आएगा कैसे, ए बी वेक्टर आएगा जब आप OB - OA करोगे, और OB - OA करोगे तब भी तो x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप और z2 - z1 के कैप बन जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालने हैं, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और वहां से डायरेक्शन रेशियो चाहिए उस लाइन सेगमेंट के, उस वेक्टर के, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ए वैल्यू होता है x2 - x1, बी होता है y2 - y1 और सी होता है z2 - z1। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, तो ये थी कहानी किसकी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब इनको अगर आप समझ पाए हैं तो इससे फिर आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो बना सकते हैं। पहले आप एग्जाम्पल करें, फिर आप इजीली जो पहले एक्सरसाइज है इस चैप्टर से, 3D चैप्टर से, वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगी कल नेक्स्ट क्लास में तो हम उसको करेंगे।